सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। सो फर्स्टली अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आई डोंट नो ये लेक्चर कब तक जाएगा अपलोड होने के लिए, बट जब भी जाए अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस टू योर लाइफ। तो इसी विश के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड हम कोशिश करेंगे इसको कहाँ तक कंप्लीट करने का, यहाँ तक कंप्लीट करने का, मैकेनिज्म तक हम कंप्लीट कर लिया आज। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर, जो कि हमारा पहला चैप्टर होने वाला है ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्लास 11th का। एंड या आप सभी के पास आई होप कि PYQ की बुक हो और आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद NCERT से पहले रीडिंग करो एंड देन PYQ जो है इसके आप सॉल्व कर लेना। आपका चैप्टर जो होगा साथ साथ में कंप्लीट होते जाएगा। ठीक है, तो हाँ, पहले आ जाते हैं, हम लोग समझते हैं कि ब्रीदिंग जो है ये प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, जैसे हम लोग जनरली कहते थे ना कि ब्रीदिंग है या रेस्पिरेशन है, सेम ही तो प्रोसेस है। सेम नहीं होता है, दोनों डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। तो इसमें हम डिफरेंस भी देखेंगे। ब्रीदिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जो मिलता है दैट इज डेफिनेशन। किस चीज की डेफिनेशन? ब्रीदिंग की डेफिनेशन मिलती है। ठीक है, हमें सबसे पहले मिलेगी यहाँ पे ब्रीदिंग की डेफिनेशन। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें O2 एक्सचेंज होता है फ्रॉम द एटमोस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इज कॉल्ड ब्रीदिंग। क्या मतलब हुआ? मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और उसको हम एक्सचेंज कर रहे हैं किसके साथ? इन्वायरमेंट में जो O2 है, ऑक्सीजन गैस, किसके साथ? ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, इन दोनों को जब हम एक्सचेंज करते हैं, इसी प्रोसेस को तो हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, इनको हमने क्या कर दिया? एक्सचेंज कर दिया, और इसी को हमने क्या कह दिया? इसी को तो हमने कहा ब्रीदिंग। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो, इस ब्रीदिंग में ना दो प्रोसेस आते हैं। पहला प्रोसेस हमारे पास में आएगा, पहला प्रोसेस जो हमारे पास में आएगा दैट इज इंस्पायरेशन एंड द सेकेंड वन इज एक्सपायरेशन। ठीक है, इन दोनों में भी चीजें हम समझेंगे आगे। मैकेनिज्म में भी हमारे पास में आएंगी चीजें कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन समझ में आ गया। इंस्पायरेशन मतलब सांस अंदर लेना, ठीक है। एक्सपायरेशन यानी सांस बाहर छोड़ना। ठीक है, बाहर से हमने सांस लिया, ठीक है, हमारा जो चेस्ट है ये आउटवर्ड मूव किया, ठीक है, हमारा जो डायफ्राम है ये क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा, और हमारे जो थोरैसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ेगा, और कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर एयर का कम हो जाएगा। तो एयर हम लोग क्या कर लेंगे? इनटेक करेंगे एयर का। ठीक है, एंड उसके बाद में फिर एक्सपायरेशन में क्या होगा? हमारा जो चेस्ट है वो इनवर्ड मूव करेगा, डायफ्राम है जो ये वापस कर्व होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा? हमारे जो लंग्स है, थोरैसिक चैम्बर जो है वो छोटा होगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड वो जो है एयर आउटवर्ड आ जाएगा, आउटसाइड आ जाएगा। तो ये हमारे पास में इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का क्या है? मैकेनिज्म है। ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग को क्या समझना है यहाँ पे? ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस। ठीक है, अब देखो, ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग इज सिंपली क्या? इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फाउल एयर। फ्रेश एयर बोले तो वो एयर जिसमें O2 है, फाउल एयर बोले तो वो एयर जिसमें CO2 है। ठीक है, तो हम लोग इनटेक किसका करते हैं? फ्रेश एयर, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है। एंड रिमूव किसको कहते हैं? फाउल एयर, जिसमें CO2 होता है, उसको रिमूव करना होता है बॉडी से, क्योंकि हमारे सेल्स को काम करने के लिए O2 चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए, और CO2 उनके लिए क्या होता है? एक वेस्ट होता है जो हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम निकलते रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेस्पिरेशन क्या होता है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। रेस्पिरेशन हम लोग क्या करते हैं? ये फूड का होता है। फूड को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एनर्जी ऑब्टेन हो रहा है। क्या ऑब्टेन हो रहा है? एनर्जी, जो कि हम क्या करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। कुछ खा रहे हैं, कुछ बोल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना, बोलने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए चीजें। तुम्हें समझने के लिए एनर्जी चाहिए। मैं जो बोल रही हूँ ये तुम समझ रहे हो। ठीक है, अब ये जो तुम्हारे ब्रेन में फीड हो रही है, तो ब्रेन को भी तो उस चीज को प्रोसेस करना है, याद रखना है। उसके लिए ब्रेन को भी तो हेल्दी रहना चाहिए। हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, तो जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं फूड का, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। ठीक है, अब क्या होगा? ब्रीदिंग जो है ये एक फिजिकल प्रोसेस है। क्या है? फिजिकल। ये हम फिजिकली करते हैं, सांस लिया, सांस छोड़ा, दिस इज फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, बट ये जो रेस्पिरेशन है ये है बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल बोले तो बायो मीन्स लाइफ,
केमिकल बोले तो केमिकल के साथ में जो भी हम लोग चीजें कर रहे हैं, दैट इज हमारे बॉडी में जो फूड है वो एक केमिकल कंपोनेंट है, उसको हम लोग तोड़ रहे हैं अपने लाइफ में एनर्जी ऐड करने के लिए, तो दैट इज बायोकेमिकल प्रोसेस। समझ में आया? ठीक है, उस केमिकल को हम लोग यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ को जो है सर्वाइवल, लाइफ सर्वाइवल में हम लोग यूज करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रीदिंग में नो एनर्जी इज रिलीज, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होता है, उल्टे इसमें एनर्जी यूज होता है। ठीक है, ब्रीदिंग में किसी भी तरीके का एनर्जी रिलीज नहीं होता है, लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नाउ ब्रीदिंग में क्या बोला? एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब ये हर एक सेल के अंदर नहीं होता है, ये आपका ग्रुप ऑफ सेल्स जो है आपका टिश्यू बनाया, ग्रुप ऑफ टिश्यू जो है ऑर्गन बनाया, ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो है ऑर्गन सिस्टम बनाया रिदमिक प्रोसेस कोऑर्डिनेशन के थ्रू में। अब ये ऑर्गन सिस्टम में आपका जो है ये ब्रीदिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, हर एक सेल के अंदर ब्रीदिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर। अब आता है हमारे पास रेस्पिरेशन इज इंट्रा सेलुलर, मतलब हर एक इंडिविजुअल सेल के अंदर आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग, अब कोई एक सेल को उठा लो, वो क्या सांस लेता है? नहीं, वो सांस नहीं लेता है, उसको बस ऑक्सीजन का एक्सचेंज चाहिए, वो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। जब हम सांस लेते हैं ना, तो हमारा जो हमारे हमने सांस लिया, ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स में पहुंची, वहां पे डिवीजन होते 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 एल्वोलाई में पहुंची, एल्वोलाई और ब्लड वेसल के अंदर में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हुआ, ब्लड आपका ऑक्सीजन आपके बॉडी के सेल्स के पास पहुंचा देगा, वहां आपका जो है एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये चीज एक्स्ट्रा सेलुलर हो रही है, मतलब हर एक सेल के अंदर ब्रीदिंग का प्रोसेस नहीं हो रहा है, ये कलेक्टिवली एक जगह पे हो रहा है। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन हर एक सेल के अंदर हो रहा है, इंट्रा सेलुलर प्रोसेस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में हमें बेसिकली क्या पढ़ना है कि देखो, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। वहाँ पे क्या होता है हमारे पास में जो RH विटिकर होते हैं, वो हमें टोटल पूरे ऑर्गेनिजम्स को जो होता है ना 5 किंगडम्स में बांटते हैं। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम्स हमने पढ़े हैं। और उसमें भी फर्दर बहुत सारे अलग अलग जो है वो डिवीजन जो होता है, क्लासिफिकेशन जो होता है, काफी एक वाइड रेंज में होता है, जो कि आपको मैंने सारी चीजें एनिमल किंगडम में पढ़ा दी है, आई एम सॉरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा दिया है। उसके बाद प्लांटी और एनिमेलिया जो है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम भी पढ़ाया है, उसमें भी चीजें डिटेल में हमने बात करी है। ठीक है, तो अब उसी सारी चीजों को जो जैसे एनिमल किंगडम में हमने हर एक फाइलम में जो है उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ा है, तो उन्हीं सारी चीजों को एक जगह कंप्रेस करके जो है NCERT ने आपको दिया है पैराग्राफ के फॉर्म में, लेकिन वही चीज को हमने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिखा दिया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको डायरेक्ट बस क्या याद रखना है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, उसके 1-2 एग्जांपल्स है वो याद कर लेना है, एंड दैट इज इट, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम लोग कौन सा है। पहला तो एक जो आ जाएगा, ये सिंपल डिफ्यूजन का केस होता है, जिसमें इंटायर बॉडी सरफेस जो होती है वो आती है, और इसमें हमारे पास में सिर्फ एनिमल्स का ही एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग को प्लांट नहीं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एक एनिमल है, और हम लोग इसमें एनिमल के बारे में ही चीजें पढ़ेंगे, हम लोग इसमें प्लांट के बारे में बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ते प्लांट के बारे में। ठीक है, तो अब देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में पहला हमारे पास आ जाएगा इंटायर बॉडी सरफेस, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन का केस होता है। ये किसमें आपको मिलेगा? पहले मिलेगा स्पंजेस, स्पंजेस किसमें आ गया? फाइलम पॉरीफेरा। इसके बाद स्वेलेंटेराटा, इसको हम लोग निडेरिया भी कहते हैं, एंड फ्लैट वॉर्म्स, ये किसमें आ जाता है? प्लैटिहेल्मिन्थस में। ठीक है, तो ये याद रखना है, इन तीनों का फाइलम जो होगा ये सारे आपके किसमें आ जाएंगे? इंटायर बॉडी सरफेस, सिंपल डिफ्यूजन का, ये लोग जो है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन का इनटेक और CO2 का रिमूवल करेगा। इसके बाद दूसरा हमारे पास होगा स्किन। स्किन से जो हमारे पास में होगा वो मॉइस्ट स्किन से हमारे पास में रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं हम लोग? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और इसमें अर्थवॉर्म है एग्जाम्पल में, इसमें एग्जाम्पल में क्या है? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के साथ साथ हम लोग और किसको डाल सकते हैं इसमें? एक सेकेंड, इसमें हम लोग और डाल सकते हैं, फ्रॉग को भी डाल सकते हैं, एम्फीबियंस को भी डाल, एम्फीबियन से लिख देते पूरा मैं यहाँ पे, एम्फीबियंस। ठीक है, ऐसे नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस इसमें आ जाएंगे। नाउ स्किन में मॉइस्ट स्किन से होगा हमारे पास रेस्पिरेशन, इसको हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जिसमें एग्जांपल आपका आ जाएगा अर्थवॉर्म या फिर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में भी कौन आ जाएगा? फ्रॉग आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है हमारे पास ट्रेकियल सिस्टम। ट्रेकियल सिस्टम बेसिकली आपका जो है ना ट्यूब, छोटे छोटे ट्यूब का नेटवर्क रहता है, ये आपको किसमें मिलेगा? इंसेक्ट्स में मिलेगा। ठीक है, किसमें मिलेगा? इंसेक्ट्स में मिलेगा। इंसेक्ट्स में कौन सा? अच्छा, इंसेक्ट्स में फाइलम कौन सा आ जाएगा? इंसेक्ट्स में हमारे पास में जो फाइलम आता है दैट इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में हमें मिल जाएगा। नाउ नाउ एक सेकंड तो मुझे जरा
अब हमारे पास में जो है फोर्थ नंबर हमारे पास आ जाएगा, फोर्थ नंबर हमारे पास आ जाएगा गिल्स। गिल्स को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं, गिल्स में जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, पाइसिस, ठीक है, एंड एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। देखो मैंने यहाँ पे आर्थ्रोपोड तो लिख दिया है, बट आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो है ना, ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में हमारे पास गिल्स भी मिलता है, क्योंकि आर्थ्रोपोड एक जो है ना, ये जो है लार्जेस्ट फाइलम है हमारे पास में। अराउंड 2/3 ऑफ ऑल एनिमल्स हमारे पास में कहाँ से बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, जिसमें हमें रेस्पिरेशन के लिए हर तरीके का रेस्पिरेशन उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए वो गिल्स में भी आएंगे, वो हमारे पास में इसमें भी आएंगे, क्या बोलते हैं, स्किन में भी आएंगे, वो ट्रैकियल सिस्टम में भी आएंगे। लेकिन हमें एग्जाम्पल कहाँ कहाँ दिया है ये चीज ध्यान रखना है। स्किन वाले में हमें कोई एग्जांपल नहीं मिला, अर्थवॉर्म हमारे पास एनालिडा में आता है, ठीक है, एंड एम्फीबियंस तो हमारे पास कॉर्डेट्स में आ गए। ट्रैकियल सिस्टम में हमें इंसेक्ट्स का एग्जांपल मिला है, और दूसरा एग्जांपल हमें कहाँ मिल रहा है, दूसरा एग्जांपल हमें मिल रहा है गिल्स में। गिल्स में एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जितने हैं उन सबका यहाँ पे एग्जांपल आया है। इसके बाद लंग्स को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स में वेन्स आती है ना, लंग्स में जाने वाली जो वेन है, सॉरी लंग्स में जाने वाली जो वेसल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी आर्टरी। ये कमेंट सेक्शन में बताओगे। हाँ, हार्ट से लंग्स तक जाएगी, वहां तक हार्ट से लंग में जो ब्लड लेके जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, और लंग्स से हार्ट में जो ब्लड लेके आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, कौन सा क्या कैरी करता है, पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी आर्टरी, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके बाद में लंग्स में हमारे पास में एम्फीबियंस का एग्जांपल है, मैमल्स का एग्जांपल है, ठीक है। ये दो आ गए हमारे पास। अब हम लोग आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पे, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, देखो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। अच्छा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका जो है सुपरफिशियल पार्ट कौन सा हो जाएगा, जो सरफेस पे हमें दिखाई दे रहा है, हाँ, ये हमारे पास में हो जाएगा हमारे नॉस्ट्रल्स। नाक के छेद जो होते हैं हमारे पास में, नॉस्ट्रल्स, ये हमारे पास में जो है ये सुपरफिशियल पार्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ये किस तरीके से जाता है हमारे पास में। अच्छा, पहले मैं तुम लोग को क्या पढ़ा देती हूँ, पाथवे पढ़ा देती हूँ, क्या बता देती हूँ, पाथवे बता देती हूँ। अच्छा, पहले चीज तो आती है नॉस्ट्रल्स, पहले नॉस्ट्रल्स आती है, फिर ये होता है हमारे पास नसल पैसेज, पीछे जाती है, यहाँ पे होता है हमारे पास में, यहाँ पे होता है हमारे पास में पीछे, जहाँ पे ये दोनों खुलती है, दैट इज नसल चैम्बर। वहां से पीछे जाती है ये वाला एरिया, जहाँ पे आपका माउथ का ओपनिंग भी होता है, नोज का ओपनिंग भी होता है, ठीक है, एंड ईसोफेगस का ओपनिंग भी होता है, पीछे से ट्रैकिया का ओपनिंग भी होता है। ये वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं, फेरिंग्स। जंक्शन होता है चार चीज का, एक तो हो गया हमारे पास में नसल पैसेज का जंक्शन हो गया, बकल कैविटी का जंक्शन हो गया, नीचे से ईसोफेगस का जंक्शन हो गया, पीछे से ट्रैकिया का जंक्शन हो गया। इन चार चीजों का जंक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स। देखते हो ना, कभी कभी हम लोग मुंह से भी सांस ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जंक्शन है ना बाबू, इससे भी नीचे जाती हैं चीजें। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे फेरिंग्स हुआ, इसके पीछे आगे के साइड में हमारे पास में क्या हो जाएगा, आगे के साइड में हमारे पास यहाँ पे हो गया हमारे पास में ट्रैकिया, और पीछे के साइड में हो गया ईसोफेगस, ठीक है, पीछे के साइड में ईसोफेगस, आगे के साइड में ट्रैकिया। अब जब ये हमारे पास फेरिंग्स के नीचे जाओगे ना, तो पहले जो ट्रैकिया का ओपनिंग होगा उसको कहेंगे ग्लॉटिस। क्या कहेंगे, मान लो ये ट्रैकिया है पाइप, ठीक है, इसका जो ओपनिंग होगा दिस इज कॉल्ड ग्लॉटिस, एंड इस ग्लॉटिस का एक कवर होगा, कवर, फ्लैप लाइक कवर, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो फ्लैप लाइक कवर, इस कवर को हम लोग क्या कहेंगे, ग्लॉटिस के ऊपर है, एपीग्लॉटिस। क्या कहेंगे, एपीग्लॉटिस। ये ओपनिंग हो गया ग्लॉटिस, इसके ऊपर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो इसको कवर करता है, तभी यहां से पास होके फूड जो होता है वो ट्रैकिया में नहीं गिरता है। जब भी इसके ऊपर से फूड पास होगा ना, ये इस तरीके से चिपक जाएगा, ट्रैकिया बंद हो जाएगा, और फूड पास करके पीछे ओइसोफेगस में चला जाता है, और ये एपीग्लॉटिस ही है जो फूड को प्रिवेंट करता है ताकि वो ट्रैकिया में ना जाए, ठीक है। अब एपीग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस हो गया। ग्लॉटिस के नीचे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये जो वाइब्रेशन, बोलते टाइम वाइब्रेशन होता है, वॉइस बॉक्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स। क्या कहते हैं, लैरिंग्स। अब बहुत जना जो होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लैरिंग्स और फेरिंग्स में बहुत जना जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको हम लोग कैसे याद रखें, लैरिंग्स और फेरिंग्स को। देखो, हाँ, लैरिंग्स को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं वॉइस बॉक्स। किसके नाम से जानते हैं, वॉइस बॉक्स। अब इसको याद कैसे रखें मैम, तो लैरिंग्स एल से स्टार्ट होता है, एंड लाई मतलब झूठ बोलना, वो भी एल से स्टार्ट होता है। तो हम लोग जो बोलते हैं वो वॉइस बॉक्स की हेल्प से बोलते हैं, और हम लोग कलयुग में हैं, कलयुग में क्या बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, ठीक है। तो वॉइस बॉक्स इज लैरिंग्स, लैरिंग्स से हम लोग क्या कहते हैं, झूठ बोलते हैं, लाई करते हैं, दैट इज लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स मीन्स वॉइस बॉक्स, ऐसे करके याद कर सकते हो बेसिकली। तो लैरिंग्स जो है हमारे पास में, ये वॉइस बॉक्स हुआ। अब ये खुलता है आपका ट्रैकिया में, ट्रैकिया जा करके, ये देखो, ये हो गया हमारे पास में ग्लॉटिस, ये हुआ एपीग्लॉटिस, ठीक है। आई एम सॉरी, मैंने क्या कर दिया, ये ओपनिंग हो गया ग्लॉटिस, ये हुआ एपीग्लॉटिस, ये वाला पार्ट हुआ लैरिंग्स, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट हो गया ट्रैकिया का। ट्रैकिया हमारे पास दोनों साइड में खुलेगा ब्रोंकियाई में, ब्रोंकियाई हमारे पास डिवाइड होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकियाई में, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकियाई टूटेगा टर्शरी ब्रोंकियाई में,
वो टूटेगा आपका इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, वो टूटेगा आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, एंड वो फाइनली जाके आपका बनाएगा, टर्मिनेट करेगा एल्वियोलर सैक में। एल्वियोलर सैक में आपके होंगे छोटे छोटे एल्विलाई। हर एक एल्वियोलर सैक में 1 से 3 एल्वियोलाई होते हैं जहां पे आपका एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो यही चीज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कंडक्टिंग पाथवे। ये कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले हमारे पास आती हैं चीजें नॉस्ट्रिल्स। क्या आते हैं? नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स आपका पीछे जाएगा नसल पैसेज, ठीक है, नेसल पैसेज, नसल पैसेज, ठीक है। नसल पैसेज आपका कहाँ पे जाएगा? नसल पैसेज आपका कहाँ जाएगा? नसल कैविटी, कैविटी, नसल कैविटी आपका खुलेगा फेरिंग्स में। कहाँ पे? फेरिंग्स में। फेरिंग्स आपका खुलेगा पीछे एपिग्लॉटिस या ग्लॉटिस बोल देते हैं, ग्लॉटिस में, ग्लॉटिस में। ग्लॉटिस आपका जाएगा पीछे लैरिंग्स में, लैरिंग्स। लैरिंग्स हमारे पास वॉइस बॉक्स हो गया, वॉइस बॉक्स। ये पीछे जाएगा ट्रैकिया में, ट्रैकिया में। ट्रैकिया जाएगा हमारे पास में ब्रोंकियाई में, ब्रोंकियाई। ब्रोंकियाई हमारे पास जाएगा प्राइमरी या फिर सेकेंडरी ब्रोंकियाई में। फिर ये जाएगा हमारे पास में टर्शरी ब्रोंकियाई में, ब्रोंकियाई में। ये खुलेगा हमारे पास इनिशियल, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स में। ये टर्मिनेट करेगा टर्मिनल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स में। ये टर्मिनेट करेगा एल्वियोलर सैक में। ये हर एक एल्वियोलर सैक में 1 से 3 हमारे पास एल्वियोलाई होंगे, ठीक है। और यही आपका क्या होगा? एक्सचेंज पार्ट। क्या होगा? एक्सचेंजिंग पार्ट, एक्सचेंजिंग पार्ट, ठीक है। एंड बाद बाकी ये जो है ये सारे होंगे कहाँ से? यहाँ ट्रैकिया से। ये वाले जो पोर्शन है ना, ट्रैकिया से बाकी ये वाला पोर्शन जो यहाँ तक नहीं, रुक जाओ, ट्रैकिया से बाकी ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल वाला पोर्शन, ये हमारे पास होता है कंडक्टिंग, कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा कंडक्टिंग पार्ट। राइटिंग बहुत गंदी है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बाकी समझ जाओ। देखो ये देखने में लग रहा है ना कि भाई इतना बड़ा है, बट ट्रस्ट मी, एक बार आप इसको, आप एक बार खुद में इमेजिन करोगे ना, ये नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल से पीछे क्या नॉस्ट्रल, नसल पैसेज, नसल कैविटी पीछे खुलेगा, ठीक है। कैविटी बोलो या चेम्बर बोलो सेम बात है, ठीक है। उसके बाद फेरिंग्स आ जाएगा, उसके बाद ये ग्लॉटिस आएगा, देन लैरिंग्स आएगा, देन ट्रैकिया आएगा, देन ब्रोंकाई आ जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद में हमारे पास में इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, वो टर्मिनेट करेगा हमारे पास एल्विलाई सैक में, लास्टली आ जाएगा एल्विलाई। तो ये चीज हमारे पास है। अब फटाफट से ये एक बार पढ़ोगे ना, अब चीजें समझ में आ जाएंगी अपने आप। अब तुम्हें ना ये मतलब मेरे को तो रीड करना है बस, अब तो बस रीड करना वाला फॉर्मेलिटी बचा है, बाकी सारी चीजें मैंने तुम्हें समझा दी है। ध्यान से देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल, 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं ना, तो एक पेयर हो गया, ठीक है। इसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल दैट फाइनली टर्मिनेट्स इनटू एल्विलाई। इसको छोटे छोटे में बोल दिया, बट मैंने ये तुम्हें बड़ा में समझा दिया। इसको तुम खुद याद करोगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा, ठीक है। याद क्या करना है, 1 से 2 बार पढ़ लोगे ना ध्यान देके, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। और बीच बीच में रिवाइज करते रहना, धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में वो चीजें सेट हो जाएंगी अपने पास। इसके बाद नसल चैम्बर जो होता है ये कहाँ खुलता है हमारे पास? फेरिंग्स में, जो कि आगे बढ़ के कहाँ जाता है? लैरिंग्स में जाता है, ठीक है। लैरिंग्स कंटेन्स वॉइस बॉक्स, ठीक है, या इसी को साउंड बॉक्स कहते हैं, जो कि साउंड प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। आप कुछ भी बोलो तो यहाँ पे हाथ रखो, वाइब्रेशन फील होगा, ठीक है। इसके बाद में ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब देखो ये जो रिंग्स होती है ना, ये रिंग्स, ये दिख रहा होगा, ये रिंग्स है, ठीक है। ये इनकम्प्लीट होती है, पीछे की साइड कंप्लीट नहीं होती है। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, ये पीछे की साइड कंप्लीट क्यों नहीं होती है? इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, अदरवाइज मैं ये कमेंट में पिन कर दूंगी, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट क्यों होती है ये रिंग्स, कंप्लीट क्यों नहीं होती है, ठीक है। और रिंग्स क्यों होती है पहले ये समझो। रिंग्स इसलिए होता है ना, जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो है ट्रैकिया वो कोलैप्स ना करे, इसलिए वो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, जो कि पीछे की साइड कंप्लीट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, अदरवाइज मैं वहीं पे आपको आंसर दे दूंगी, ठीक है। ओके, कहाँ से कहाँ तक इनकम्प्लीट होती हैं रिंग्स, वो भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। हमारे पास में, एक सेकेंड, हमारे पास, ये क्या बोल गया, हमारे पास में क्या बोलते हैं, ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंकियाई तक
ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंकियोल्स है ना, हाँ, इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक ये जो होती हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट ये हो गया। इसके बाद ईच ब्रोंक्यूल टर्मिनेट्स इनटू इरेगुलर वॉल्ड वैस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वुलाई। इसके बाद में द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई कलेक्टिवली फॉर्म लंग्स, ये लंग्स बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आता है, प्लूरल मेम्ब्रेन दिया है ना, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, देखो लंग्स जो होते हैं ना ये 2 लेयर्ड ऑफ मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन जो होते हैं ना ये 2 लेयर होते हैं, 2 लेयर, ठीक है, इस तरीके से 2 लेयर होते हैं और इसके बीच में ना ऐसे 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 इन दोनों लेयर्स के बीच में ना फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? फ्लूइड, मॉइस्ट होता है थोड़ा सा इस तरीके से। तो अंदर वाले को कहते हैं इंट्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, बाहर वाले को कहते हैं एक्स्ट्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। बीच में जो ये फ्लूइड भरा रहता है दिस इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड। क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड। सबका नाम एक ही जैसा है, तो ठीक है। अब ये हमारे पास में जो फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड क्यों होता है इनके बीच में? ताकि पहला चीज एक तो मॉइस्ट रखें, दूसरा चीज ये फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस करता है दोनों सरफेसेस के बीच में, ताकि किसी भी तरीके का उसमें जो है रफनेस ना आए, ठीक है। अब यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, ये वाली और ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं पीडीएफ इसका जो है वो डाल दूंगी, ठीक है। इसके बाद 2 पार्ट्स हमारे पास है, कंडक्टिंग पार्ट, एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया जो होते हैं इन सबको हम लोग कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। ये हमारे पास में इनका काम क्या होता है? पहला काम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको? एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वुलाई तक, ठीक है। और दूसरा काम कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है ना एयर में उसको रिमूव करते हैं, ह्यूमिडिफाई करते हैं और इसको बॉडी टेम्परेचर के पास में लाते हैं। क्योंकि देखो अगर मान लो बाहर बहुत गर्मी है तो हमारा बाहर के कंपैरिजन में अंदर का जो एटमॉस्फेयर होगा वो हल्का ठंडा होगा, तो जब हम लोग सांस लेंगे ना तो ये लंबा पाथवे ना धीरे धीरे एयर को कूल डाउन करेगा बॉडी के टेम्परेचर तक लाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही बाहर अगर ठंड होगी तो अंदर का जो हमारा इंटरनल टेम्परेचर होगा कंपैरेटिवली हाई होगा। तो अब वैसे ही जैसे हम लोग सांस लेंगे तो धीरे 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 वो चीज हमारा जो होगा वो एयर को गर्म करेगी थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हम लोग मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट वो वाला जो एयर है वो अगर हम लोग डायरेक्ट लंग्स के पास भेजें तो लंग डैमेज हो सकता है। इंटरनल ऑर्गन है, छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ता है, ठीक है। नाउ एक्सचेंज पार्ट्स है हमारे पास में, तो ये एक्सचेंज पार्ट्स कौन होते हैं? एल्वुलाई, ठीक है, या फिर एल्वियोलर डक्ट जो होता है उस वो भी थोड़ा वहां पे भी एक्सचेंजिंग होता है। इसके बाद में साइड ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 होता है, क्या? एल्वुलाई। कहाँ पे? ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर में। नहीं समझ आया बेटा जी, जो एल्वुलाई है हमारे पास में ना ये जो है ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है ना वो एक्सचेंज करता है, किसके बीच में? ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर में हमारे पास O2 रहता है और ब्लड में हमारे पास CO2 रहता है। ब्लड कहाँ से आ रहा है? टिश्यूज से आ रहा है ना, तो टिश्यूज में जितने CO2 होंगे वो लेके आ रहा है सारा, ठीक है। तो वो अब हमारे पास में एल्वुलाई को CO2 दे देगा और बदले में O2 जो होगा एल्वुलाई से ले लेगा और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा टिश्यू के पास, टिश्यू को ऑक्सीजन देगा, उससे CO2 लेगा, फिर वो आएगा एल्वुलाई के पास, एल्वुलाई को CO2 देगा, ऑक्सीजन उससे लेगा, फिर जाएगा टिश्यू के पास। ये साइकिल रिपीट होते रहेगा। तो ये चीज आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखो हमारे रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आते हैं और किस तरीके से हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन का काम होता है वो चीज यहाँ पे बताएंगे। इतना पार्ट बाकी है, यहाँ तक बाकी है ना बस, चलो फटाफट से देखते हैं। रेस्पिरेशन, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में देखो ये सारी चीजें हमें पता है, ठीक है, बस इसे एक बार समझना है, वापस से चीजों को रिकॉल करना है ताकि जो है हमें एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा, वो सारी चीजें पता चलते रहे। कुछ छूट रहा है? अभी कुछ नहीं छूट रहा है PYQ जैसा, तो इधर से मतलब बहुत कम, हाँ एक आता है PYQ यहाँ पे, देखो मैं बताना भूल गई, इधर चला गया। हाँ ये पूछ लेगा ना आपसे PYQ में कि आपका जो ट्रैकिया है वो कहाँ डिवाइड करता है, ठीक है। ये आप अगर PYQ बना रहे हो ना तो आपको मिलेगा, मैं कौन से कलर से इसको मार्क करूं, ये कलर दिखेगा, मैं इसको थोड़ा सा जो है हाईलाइटेड रखना चाहती हूँ, ठीक है। कौन से लेवल पे आपका जो ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया वो डिवाइड करेगा,
ब्रोंकाई में। तो ये होता है ना फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा। हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम होता है वो डिवाइडेड होता है ना 7 सर्वाइकल, ठीक है, 12 थोरैसिक एंड 5 लंबर, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारे पास में वो डिवाइडेड रहता है वर्टेब्रा पीछे वाले। तो ये जो है हमारे पास में ना जो हमारा जो थोरैसिक 12 थोरैसिक वर्टेब्रा है उसमें जो 5th नंबर पे थोरैसिक वर्टेब्रा आता है वहां पे आकर के हमारा जो है ट्रैकिया वो टूटता है, वो डिवाइड करता है एक्चुअली ब्रोंकाइज में। तो ये आपका एक पीवाईक्यू है। ये क्या है आपका पीवाईक्यू है। इसको मैं इस तरीके से बना देती हूँ, ठीक है, ये आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, ये आपका है पीवाईक्यू। ध्यान रखना इस चीज को। मैं लिख दूं क्या यहाँ पे पीवाईक्यू? मेरा मन नहीं भरेगा विदाउट राइटिंग इट। पीवाईक्यू है। किस साल में पूछा ये मुझे नहीं याद है, बट एक्चुअली आई थिंक 14-15 से 2-3 बार ये चीज पूछ चुका है, ठीक है। किस साल में पूछा है एक्यूरेटली मुझे नहीं याद है, बट आप पीवाईक्यू बनाओगे ना तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, ये पार्ट हो गया हमारे पास। अब स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन देख लेते हैं हम लोग। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में पहली चीज जो हमारे पास आ जाएगी दैट इज breathing in which oxygen rich atmospheric air is diffused in and CO2 rich alveolar air is diffused out। अब देखो ब्रीदिंग जो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑक्सीजन रिच जो है एटमॉस्फेरिक एयर वो हम इनहेल करेंगे, और जब एक्सहेल करेंगे तो उस टाइम पे हमारे बॉडी से क्या बाहर आएगा, CO2 रिच एयर आएगा, ठीक है। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे बॉडी में कौन सा एयर जाता है, ऑक्सीजन रिच, और जब एक्सहेल करते हैं तो कौन सा एयर बाहर आता है, CO2 रिच, ठीक है। इसके बाद सेकेंड, जब हमने सांस लिया इनहेल किया तो हमारे अंदर कौन सा एयर गया, वो गया ऑक्सीजन रिच एयर। अब वो हमारे बॉडी में लंग्स में जाएगा, ठीक है, वहां पे जाएगा एल्वियोलर मेम्ब्रेन के पास में, और एल्वियोलर मेम्ब्रेन के पास हमारे पास गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। ब्लड कौन सा गैस देगा, CO2, और ये एल्वोलाई कौन सा गैस देगा अंदर, O2, ठीक है। ये एक्सचेंज हुआ गैस का। अब यहाँ पे एल्वोलाई मेम्ब्रेन में गैस का एक्सचेंज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में जो ब्लड में ऑक्सीजन गया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बाय ब्लड, ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है और वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। हम लोग ने देखो ये है हमारे पास क्या, मेम्ब्रेन, किसका, एल्वियोलाई का, ठीक है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन होगा। अब इधर के साइड में है हमारे पास एल्वियोलाई, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन रिच एयर है, ठीक है। इधर के साइड में हमारा ब्लड वेसल, और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, CO2 रिच एयर, ठीक है, एयर नहीं, ब्लड में CO2 रिच कंपोनेंट है। तो यहाँ से CO2 बाहर आ जाएगा एल्वोलाई में, और यहाँ से O2 जो है ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वाला जो एयर है ये बाहर निकल जाएगा बॉडी के, और यहाँ वाला जो ब्लड है वो सेल्स के पास, टिश्यू के पास चला जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ब्लड जो है ये ट्रांसपोर्ट करेगा क्या, गैस, गैस ट्रांसपोर्ट करेगा। अब ऑक्सीजन रिच है तो गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ मटेरियल तो होना चाहिए ना, ब्लड लेके जाएगा, लेकिन किस चीज में रख के तो लेके जाएगा ना, ठीक है। तो किस चीज में रख के लेके जाएगा, हीमोग्लोबिन में, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। ध्यान से सुनो, मैंने ऑक्सीजन नहीं बोला, मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोला, ठीक है। मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आपसे पूछ लेगा 4 ऑप्शन, डायरेक्ट लिख देगा कि 1 हीमोग्लोबिन कैरीज डैश, पहला ऑप्शन 4 ऑक्सीजन, ऐसा पहला ऑप्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन में 4 O2, ठीक है, तीसरा ऑप्शन में लिख लेगा कि 4 O3, चौथा में लिख देगा नन। तो हमारे पास में क्या होगा, मैंने तो बोला 4 ऑक्सीजन, मैंने 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोला, तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। एक हमारे पास हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बैठ के जाते हैं, ठीक है। हमारे पास में RBC का देखा ना, इस तरीके का होता है ना पिक्चर, इस तरीके का डायग्राम, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बैठ जाते हैं मॉलिक्यूल, इधर 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बैठ जाते हैं, ठीक है। ये चीज होता है, ठीक है, बाइकनकेव शेप का होता है। नाउ तो अब ट्रांसफर हो जाएगा ब्लड का, ठीक है, गैस ट्रांसफर हो जाएंगे ब्लड में। अब देखो, अब ये जाएगा ब्लड कहाँ, टिश्यू के पास में, और टिश्यू के पास में क्या होगा, फिर ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफर होगा। मान लो ये अब टिश्यू का जो है ना वो लेयर है, ठीक है, इधर के साइड में टिश्यू है, इधर के साइड में ब्लड है, तो इधर से ऑक्सीजन जो होगा वो टिश्यू के अंदर जाएगा, इधर से CO2 जो होगा वापस ब्लड में होगा। अब ये ब्लड जो है ये ऑक्सीजन रिच था, लेकिन अब सारा ऑक्सीजन इसने किसको दे दिया, टिश्यू को दे दिया, और सारे CO2 टिश्यू से खुद में ले लिया। अब ये ब्लड बन जाएगा CO2 रिच, ठीक है। अब ये वापस जाएगा आपका
लंग्स के पास, वहां पे वो वाला प्रोसेस वापस होगा, CO2 अपना जो है वो रिलीज करेगा एल्वोलाई में, एल्वोलाई से O2 ले लेगा, ठीक। अब यहाँ ब्लड जो ऑक्सीजन दिया ना सेल्स को, अब ये ऑक्सीजन जो होगा सेल जो है ये यूज करेगा, किस चीज में यूज करेगा, ये यूज करेगा फूड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल टू ऑब्टेन एनर्जी एंड रिलीज CO2, इसको हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। मैंने ऊपर में पढ़ाया था ना इधर कि जो हमारे पास में रेस्पिरेशन होता है वो इंट्रासेलुलर प्रोसेस होता है, यही चीज तो यहाँ आ गया, इसी को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है। वापस से एक बार हम लोग जो है जल्दी जल्दी रिकैप करते हैं इसको। सांस लिया ऑक्सीजन रिच, सांस छोड़ा CO2 रिच, ठीक है। सांस लिया तो ऑक्सीजन हमारे पास में पहले एल्वेओलाई में गया, ठीक है। वहां से ऑक्सीजन जो जाएगा ब्लड में और ब्लड से CO2 जो कलेक्टेड है वो आ जाएगा एल्वेओलाई में। अब हमने सांस छोड़ दिया तो वही CO2 निकल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास ब्लड में। ब्लड में मान लो एल्वेओलाई से ऑक्सीजन ले लिया, अपना CO2 दे दिया, ब्लड बन गया हमारे पास ऑक्सीजन रिच। क्या बन गया? ऑक्सीजन रिच। अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो जाएगा हमारे पास में अच्छा, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा टिश्यू के पास में, टिश्यू के अंदर बनने वाला जो CO2 है वो रिलीज हो जाएगा ब्लड में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला जो ऑक्सीजन है वो आ जाएगा किसमें? टिश्यू के अंदर। अब ये जो ब्लड है वो CO2 रिच हो गया क्योंकि इसमें CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और O2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? घट गया। अब इस ब्लड को क्या कहेंगे? CO2 रिच ब्लड को क्या कहेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से एल्वेओलाई के पास जाएगा और वहां पे वापस से एक्सचेंज हो जाएगा गैस का, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल टिश्यू वगैरह है इनने जो ऑक्सीजन लिया है और अपना CO2 निकाल दिया है, तो ये CO2 को यूज करेंगे किसमें? फूड ब्रेकडाउन में, ताकि ये एनर्जी बना पाए। क्या बना पाए? एनर्जी बना पाए और CO2 को रिलीज कर पाए। तो वहीं से जब फूड ब्रेकडाउन होता है तो वहां से एनर्जी निकलता है जो ये ATP के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, और CO2 जो निकलता है उसको अपने टिश्यू से सेल से बाहर निकाल देते हैं ब्लड के थ्रू में, और वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस एल्वेओलाई में जाता है। वहां पे एल्वेओलाई को CO2 देगा और एल्वेओलाई से O2 ले लेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा ना। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग होता कैसे? मतलब ये तो हमने समझ लिया कि स्टेप्स क्या क्या होता है, ऐसे 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 रेस्पिरेशन होते हैं, बट ब्रीदिंग कैसे करेंगे मैम? हम लोग ब्रीदिंग करना है, हमें सांस लेना है, हमें सांस लेना नहीं आता, सांस लेना सिखाओ, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, हमारा जो ना ब्रीदिंग दो तरीके का होता है, एक होता है थोरैसिक ब्रीदिंग। क्या होता है? थोरैसिक ब्रीदिंग, ठीक है। और एक होता है हमारे पास में एब्डोमिनल ब्रीदिंग। कभी किसी बच्चे को देखा है, बच्चे को सोते हुए देखा है कभी? देखो होता क्या है कि हम लोग अगर देखेंगे ना, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना तो हम लोग धीरे धीरे गलत चीजों को सीखते जाते हैं, ठीक है। जैसे किसी बच्चे को अगर सोते हुए देखोगे ना तो क्या होता है, जनरली हम लोग जब सांस लेते हैं ना तो हमारा ये जो थोरैसिक एरिया होता है ना, चेस्ट वाला एरिया, ये बाहर आता है सांस लेने पे और सांस छोड़ने पे अंदर जाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड थोरैसिक ब्रीदिंग, ठीक है, थोरैसिक ब्रीदिंग। बच्चों को अगर सोते हुए देखोगे ना तो उनका चेस्ट वाला एरिया बाहर नहीं आता है। बच्चा न्यू बॉर्न, एकदम न्यू बॉर्न की बात करूँ, ठीक है। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो बिगड़ते जाते हैं, बट अगर न्यू बॉर्न की बात करूँ ना तो उनका देखना ना, कभी वो सोते हैं ना तो उनका थोरैसिक रीजन नहीं, एब्डोमिनल रीजन बाहर आता है। सांस लेने पे एब्डोमिनल रीजन बाहर आता है और सांस छोड़ने पे एब्डोमिनल रीजन जो होता है वो अंदर जाता है। इसको कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अगर हमने अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल कर लिया ना, ब्रीदिंग पे कंट्रोल किया, इसको थोरैसिक वे में ब्रीद ना करके हम लोग अगर एब्डोमिनल वे में ब्रीद करें ना, तो हमारी रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो डिजीज है ना वो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 60-70% ऐसे ही कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने सांस लेना स्टार्ट किया ये थोरैसिक ब्रीदिंग को छोड़ करके एब्डोमिनल रीजन से हमने सांस लेना स्टार्ट किया ना, तो हमारी आधा जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वो तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन जो बढ़ेगा वो अलग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है तो मतलब ऐसे ही जैसे ऐसे ही बैठे हैं तो कभी कभी अचानक से होता है ना थोरैसिक ब्रीदिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। मैं भी अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, जैसे मुझे भी जब ये चीज़ें पता चली तो उस टाइम से मैंने भी एब्डोमिनल ब्रीदिंग स्टार्ट किया है। तो वो चीज़ अगर आप लोग स्टार्ट करते हो ना तो उसमें आपको भी काफ़ी हेल्प मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और अभी भी गलतियाँ होती हैं, बट जब भी कॉन्शियस मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाती हूँ ना तो फिर वापस से जो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग स्टार्ट करती हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ करना चाहिए, ये काफ़ी आपके बॉडी को भी लाइफस्टाइल बैलेंसिंग में काफ़ी काफ़ी हेल्प करती है चीज़ें, ठीक है। और ये ज़्यादा जो है हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। थोरैसिक ब्रीदिंग कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन अगर कंपैरेटिवली बात करें तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग हमारे बॉडी के हेल्प के लिए, बॉडी के पोस्चर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ना काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। जैसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना स्टार्ट करोगे ना तो अपने आप आपका जो है ना बॉडी स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे झुक करके एब्डोमिनल ब्रीदिंग करोगे ना तो आपके जो एब्डोमिन है उस पर थोड़ा स्ट्रेन, थोड़ा खिंचाव महसूस होगा, ठीक है। तो वो अपने आप स्ट्रेट हो जाओगे, तो बॉडी पोस्चर आपका सही हो गया, ठीक है। इसके बाद में बॉडी पोस्चर सही होगा, कमर दर्द नहीं होगा, सर्वाइकल पेन नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद में ये सारी चीज़ें ठीक होंगी तो आपका माइंड अपने आप फ्रेश रहने लग जाएगा, आपको चीज़ें अच्छी लगने लग जाएंगी। तो मतलब एक दूसरे से चीज़ें ऐसे इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे। ये टाइप ऑफ ब्रीदिंग में मैंने मतलब बता दिया एक चीज़ है जो कि इसमें हमें नहीं पढ़ना है, बट ये चीज़ आपकी लाइफस्टाइल में हेल्प कर सकती है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है।
नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करें अगर, तो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में देखेंगे। हाँ, तो पहली चीज आती है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होती किस बेसिस पे है? यहाँ पे देखो, जनरली हम लोग जो भी चीजें सेल में पढ़ते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। क्या पढ़ेंगे? प्रेशर ग्रेडियंट। अब तीन चीज इस पे हमें ध्यान रखना है, हटाओ इसको। तीन चीज हमें इस पे ध्यान रखना है। क्या तीन चीजें ध्यान रखनी है हमें इस पे? पहली चीज हमारे पास में है थोरैसिक वॉल्यूम, दूसरी चीज हमारे पास में है प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, तीसरी चीज हमारे पास में है डायफ्राम का शेप, ठीक है, डायफ्राम का शेप। अब देखो, डायफ्राम हमारे पास दो तरीके से रहेगा, या तो एकदम फ्लैट रहेगा या तो कर्व शेप्ड रहेगा। कर्व शेप मतलब इस तरीके से उठ जाना, ठीक है, और फ्लैटेड मतलब इस तरीके से। जब उठेगा इस तरीके से कर्व होगा, ठीक है, जब कर्व होगा इस तरीके से तो हमारे पास में थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? इस तरीके से फ्लैट रहेगा तो बढ़ेगा, इस तरीके से कर्व होगा तो हमारा थोरैसिक रीजन क्या हो गया? घट गया, वॉल्यूम घट गया, ठीक है। आप ध्यान से देखो, स्पेस जब भी घटता है तो प्रेशर बढ़ता है या घटता है? स्पेस जब भी घटेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और स्पेस जब भी बढ़ेगा, वॉल्यूम जब भी बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अब चीज, ये तीन चीज पे ध्यान रखेंगे, हमारा इनहेल एक्सहेल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, पहले मान लो हमें इनहेल करना है, तो हमारे पास में जो हमारा थोरैसिक रीजन है ना, चेस्ट वाला रीजन, वो बाहर आएगा, ठीक है, बाहर आएगा, ठीक है। स्टर्नम है, हमारा रिबकेज है, ये बाहर की तरफ आएगा। डायफ्राम है, ये फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। और अंदर में जो फिर इतना होने के बाद अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा। अब अंदर का अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा, बाहर के कंपैरिजन में, ठीक है, एनवायरमेंट के कंपैरिजन में इंट्राथोरैसिक जो हमारा प्रेशर है वो घट जाएगा। अब हमें पता है हर चीजें विदा, अगर पैसिवली बात करें तो ग्रेडियंट में फ्लो करती हैं हायर से लोअर में, तो वैसे ही एयर जो होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में क्या हो जाएगा? अपने आप वो चीज जो है वो अपना फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम हुआ। क्यों कम हुआ? तीन चीजें हैं हमारे पास में। पहला, ये जो स्टर्नम है, रिबकेज है, ये उठेगा, ठीक है। हमारे यहाँ जो थोरैसिक मसल्स हैं, इंट्रा सेलुलर, देखो इंट्राकोस्टल मसल्स हैं जो हमारे पास में, ये खिंच जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो चीजें बाहर की तरफ आएंगी, ठीक है। तो ये तीन चीज, दो चीज हुई। और यहाँ पे जो डायफ्राम है ये फ्लैट हो जाएगा, तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर घटा, बाहर के प्रेशर के कंपेरिजन में अंदर का प्रेशर कम होगा। अब यही जो एयर है वो बाहर से अंदर की तरफ फ्लो कर जाएगा। ये हो गया इनहेल का प्रोसेस, ठीक है। अब आते हैं एक्सहेल के प्रोसेस पे। एक्सहेल में क्या होगा? जो ये मसल्स है ये रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे जो, तो हमारा स्टर्नम जो है, हमारा रिबकेज जो है, ये अंदर की तरफ मूव करेगा। हमारा जो डायफ्राम है ये वापस ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है, कर्व हो जाएगा। तो अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? कम होगा। वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, बाहर का प्रेशर कम रहेगा, तो जो एयर है वो अंदर से बाहर की तरफ फ्लो कर जाएगा। बस इतनी चीज है। अब इसको आप एक बार पढ़ोगे, अपने आप से आपको चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। यही चीज आपको यहाँ पे डिटेल में लिख के बता दी है, ठीक है। ये चीज आपकी हो गई, यहाँ पे चीजें खत्म। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक चीज आपको स्पायरोमीटर के बारे में चीजें बताई हुई है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मोमेंट इज एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर फॉर क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना। हालांकि स्पायरोमीटर पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी, ये वाला जो है आप इस लाइन को छोड़ सकते हो। बाकी यहाँ पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज वाला जो सेक्शन है, इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर आई थिंक आपका 45 मिनट से ज़्यादा का हो चुका है, तो हम लोग इसको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसके आगे ये वाले जो पोर्शन है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ तक आई होप आपने जो है वो क्लियर कर लिया होगा, यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। कोई भी डाउट है तो आप इससे रिलेटेड डाउट जो है वो आप हमें पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और इसमें जितने क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के बन जाए वो बना लेना, PYQs बना लेना, NCERT एक बार रीड कर लेना। यहाँ तक नई वाली NCERT से आप कहाँ तक रीड कर सकते हो? आप आराम से 14.2 मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग तक कर सकते हो। बस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज वाला जो है ये वाला पोर्शन छोड़ देना, ये वाला पोर्शन यहाँ तक छोड़ देना, इसके ऊपर आप पूरा रीड कर सकते हो, ठीक है। विद दिस आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।